यहां देश में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। नरेंद्र मोदी की ऐसी आंधी आई है देश में, जो कि आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें खुलने के बाद सामने आई है कि चाहे कांग्रेस हो या फिर बहुत सी रीजनल पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां इस आंधी में, इस सुनामी में बह गई हैं। नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना तय हो गया है। कांग्रेस अपने इतिहास के सबसे खराब प्रदर्शन की ओर गुजर रही है और इसीलिए आपको देखिए स्क्रीन पर दिखा भी दे रहे हैं, 334 सीटों के साथ एनडीए बिल्कुल सत्ता 272 का आंकड़ा तो क्या ऐसे आंकड़े पर पहुंच गया है जहां इसे प्रचंड बहुमत कहा जा सकता है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी न्यूज 24 की स्क्रीन पर आपको भंगड़ा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और खास बात ये बता दें दर्शकों को, न्यूज 24 टुडे चाणक्य ने एक सर्वे दिखाया था, एग्जिट पोल, और उस 12 तारीख को आखिरी दिन, मतदान के दिन, उस एग्जिट पोल के मुताबिक 340 सीटों का आकलन किया गया था एनडीए का। अभी 333, 34, 35 के आसपास एनडीए है। उस एग्जिट पोल के मुताबिक 280 से 90 सीटें दी गई थी बीजेपी को, अभी करीब करीब उतनी ही है। उस एग्जिट पोल के मुताबिक जितनी सीटें जिस स्टेट में दी गई थी, जिस भी पार्टी को, उतनी ही नंबर मिले हैं। दिल्ली में कहा गया था 7 सीटें बीजेपी को मिल सकती है, गुजरात, राजस्थान में कहा गया सबकी सब बीजेपी को मिल सकती है। सारे नंबर सही साबित हुए। अपने आप में मुझे लगता है बीते 20 सालों में जितने भी एग्जिट पोल देश में हुए हैं, जितने भी चुनाव के वक्त हुए हैं, इससे सटीक, इससे एक्यूरेट एग्जिट पोल हुआ नहीं। और सबसे बड़ी बात, जितने सवाल इस एग्जिट पोल पर खड़े हुए हैं बीते 20 साल में, किसी एग्जिट पोल पर इतने सवाल खड़े हुए नहीं, क्योंकि जितने नंबर्स एग्जिट पोल ने दिए न्यूज 24 टुडे चाणक्य ने, उस पर न तो बीजेपी के नेताओं को यकीन था, न जनता को, न चैनल्स को। और मानक बता दें, कई चैनल्स में 2 दिन 3 दिन के दौरान हमारे एग्जिट पोल का न सिर्फ मजाक उड़ाया गया, बल्कि कुछ संपादक, कुछ वरिष्ठ साथी सरकास्टिक ढंग से कहते रहे और बताओ न्यूज 24 ने कितना नंबर दिया। बाकी नंबर एक तरफ, न्यूज 24 का नंबर एक तरफ, मजाक उड़ाने के लिए। लेकिन जनता ने साबित कर दिया कि ये एग्जिट पोल बिल्कुल सटीक था। उन चैनल्स को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए जो मजाक उड़ा रहे थे, बिना किसी तथ्य के इंतजार करना चाहिए था 3 दिन का। लेकिन चलिए, इसके बाद इसके साथ आपको एक और चीज बताएं। आमतौर पर एग्जिट पोल को लेकर सवाल खड़े होते हैं, इस बार भी बहुत सवाल खड़े हुए। 2009 में, 2008 में भी सवाल खड़े हुए, माफ करें 2004 में भी सवाल खड़े हुए, कई बार गलत भी होते हैं। लेकिन इतना सटीक अनुमान का, यकीन मानिए हम सब में से किसी को अंदाजा नहीं था। इतना सटीक अनुमान यूपी में कहा गया कि 70 के आसपास सीटें होगी, 70 से प्लस भी हो सकती है, तब भी मजाक उड़ाया गया कि कैसे 70 सीटें, 80 में से कैसे 70, लेकिन 70 से ज्यादा है। इसी तरह से बिहार देखें, राज्य बार जब देखेंगे मानक आप, तो हम लोग थे एग्जिट पोल में, मुझे लगता है इससे ज्यादा सटीक कुछ हो नहीं सकता, इसलिए दर्शकों को बताना जरूरी है। मानक बिल्कुल, न सिर्फ एनडीए के आंकड़े की तरफ इशारा कर रहे हैं, बल्कि बीजेपी का आंकड़ा भी देख लीजिए। अकेले अपने दम पर बीजेपी सरकार बना रही है, 285 सीटों पर आगे चल रही है। इनमें बहुत सारे नतीजे भी हैं। इनका मतलब यह है कि यह आंकड़ा 285 के आसपास ही रहेगा, बिल्कुल वही आंकड़ा जो न्यूज 24 टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल में आपने 12 तारीख को देखा होगा, 90 दौर की वोटिंग के बाद। यानी बीजेपी अपने दम पर सरकार बना रही है। हमने 291 दिया था, प्लस माइनस बिल्कुल उसके आसपास ही आंकड़ा। वहीं यूपीए का आंकड़ा भी बिल्कुल वैसा ही है जो हमारे सर्वे ने 12 तारीख को रात 8, साढ़े 8 बजे के आसपास दिखाया था। कांग्रेस की सीटें देख लीजिए, सबसे कम 46। जब कांग्रेस को हमने कहा था कि 50 के आसपास रुक जाएगी, तब भी ऐसा लग रहा था शायद ऐसा ना हो, क्योंकि बाकी एग्जिट पोल 100 के आसपास दिखा रहे थे। हमने मानक यूपीए को 70 सीट्स दिए थे, यूपीए को प्लस माइनस 9, मतलब 61 से ऊपर 70, यानी एग्जैक्ट है, बिल्कुल एग्जैक्टली -9, बिल्कुल 61, बिल्कुल सटीक आंकड़ा है ये। और ओवरऑल देख लीजिए, जैसा हमने कहा था गुजरात में हो सकता है 26 की 26 सीटें बीजेपी जीत जाए, और बिल्कुल वही हो रहा है। और 340 का आंकड़ा था एनडीए का, टोटल 335 हो गया। एनडीए है 340 से, उसमें 14 माइनस की रेंज में था, तो एक तरह से करीब करीब सटीक। और बीजेपी भी 291 हम बता रहे थे, 285 है। उसी तरह यूपी में देख लीजिए, हमने कहा था कि 70 से ज्यादा सीटें बीजेपी जीत सकती है, 73 हो गई। बिहार में भी हमने जो कहा था बिल्कुल वही हो रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल, ये सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी ने कांग्रेस का सफाया कर दिया है। बिल्कुल वही हुआ है जो हमने आपको 4 दिन पहले ही बता दिया था। यानी आज की सबसे बड़ी खबर यही है, एक, मनमोहन सिंह कल इस्तीफा देने वाले हैं, कांग्रेस यूपीए की सरकार जा रही है, बीजेपी की अपने दम पर सरकार आ रही है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जनता ने चुन लिया है। अब बस उनका शपथ ग्रहण बाकी है, औपचारिकताएं कुछ बाकी हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ 3 मेहमान भी जुड़ गए हैं स्टूडियो में। प्रदीप जी हैं और आनंद प्रधान तो है ही, इसके अलावा हमारे साथ बीजेपी से कैप्टन अभिमन्यु हैं, कांग्रेस से शोभा ओझा और जेडीयू से राजीव रंजन। आप सभी का स्वागत है। शोभा ओझा थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगी। कैप्टन अभिमन्यु, अब तो नरेंद्र मोदी शुक्रिया कर चुके हैं देश का, 6 करोड़ गुजरातियों की जगह अब 125 करोड़ भारतीय बोल रहे हैं। बहुत जल्दी ऐसा लगता है
कि उन्होंने अपने आप को प्रधानमंत्री एज प्रधानमंत्री ढाल लिया है। आपको कितना टाइम लगेगा कैप्टन अभिमन्यु एक रूलिंग पार्टी के मोड में आने के लिए? क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी भी शायद सिंक इन नहीं हो रहा होगा, आपको खुद यकीन नहीं हो रहा होगा कि 285 सिर्फ आपको आ रही है कैप्टन अभिमन्यु। देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल न्यूज़ 24 और आपकी टीम को प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं। वास्तव में जिस प्रकार से आपके जो प्रेडिक्शंस हैं वो इतनी सच, इतनी सही साबित हुए हैं, इसकी कल्पना ईमानदारी से व्यक्तिगत तौर पर मैं कहूं तो शायद मुझे भी नहीं थी कि इतना सटीक आकलन भी कोई कर सकता है। आप साधुवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। जहां तक देश के चुनाव के निर्णय की बात है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नरेंद्र भाई मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं और देश की जनता ने जिनको प्रधानमंत्री चुन दिया है, उन्होंने देश की जनता का आभार व्यक्त किया है, विनम्रता पूर्वक इस जनादेश को, इस जनमत को स्वीकार किया है। जनमत से जुड़ी हुई आकांक्षाओं और अपेक्षाओं की जिम्मेदारी को भी अपने कंधों पर स्वीकार किया है। और निश्चित तौर पर जब इतना स्पष्ट बहुमत मिला हो, स्थिर, स्थायी और मजबूत सरकार के पक्ष में मिला हो, और हमको मालूम है कि वो कुशासन, महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ वो जनमत है, सुशासन और विकास के लिए वो जनमत है, तो वो जिम्मेदारियों का एहसास, उसके बोध के साथ जवाब नहीं दिया कैप्टन अभिमन्यु। उसी क्षण से हम और दृढ़ संकल्प के साथ कैप्टन अभिमन्यु, मेरा सवाल ये था कि जाहिर है आप आज खुद हैरान होंगे, बीजेपी ने खुद नहीं सोचा होगा कि इतनी सीटें आने वाली हैं। मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं, जाहिर है बहुत सारे लोग होंगे जिनके आंखों में आज गम के आंसू होंगे, खुशी के आंसू तो आज देख रहे हैं हम बीजेपी में, लेकिन हैरानी अंदर जरूर होगी कैप्टन अभिमन्यु, इतनी बड़ी जीत आपने भी नहीं सोची होगी। नहीं, मैं ईमानदारी से कहता हूं, इसमें हैरानी की बात नहीं है, लेकिन इतने सटीक आकलन कोई कर सकता है, इस बात पर हैरानी जरूर थी। भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी आकलन इस प्रकार से जरूर था कि संभवतः हम अपने स्तर पर भी, आपको ध्यान हो, हमने 300 प्लस सीटों का पिछले कुछ दिनों पहले हमने संकेत दिया था कि हमारे अंदरूनी आकलन में 300 से ज्यादा सीटें आ रही हैं, और हमको विश्वास था कि एक स्पष्ट बहुमत भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को मिलने वाला है, जो जनादेश आज आप सबके सामने है। जी कैप्टन अभिमन्यु, अब सवाल उठता है यहां से, उम्मीद जनता को आपसे बहुत उम्मीद थी, और उम्मीदों के पहाड़ पर अब आप यहां से शुरू होती है आपकी यात्रा, क्योंकि जनता ने बहुत उम्मीद के साथ तमाम तरह के जातीय समीकरण को तोड़कर, तमाम तरह के जो भी जितने भी इक्वेशंस होते हैं, सारे इक्वेशन को छिन्न भिन्न करके जनता ने आपको अपने सर माथे पर बिठाया, और 335 सीटें 30 साल बाद, पहली बार किसी पार्टी को 84 के बाद। अब सवाल उठता है, यहां से उम्मीदों का काफिला शुरू होता है, तो मान लिया जाए कि अगले 100 दिन में क्या ऐसी चीज करेंगे जिससे जनता को लगेगा कि जो जिसके लिए चुनकर भेजा है मोदी को, वो होना शुरू हो गया। कैप्टन अभिमन्यु, उसके बाद जाएंगे राजीव रंजन के पास। अजीत जी, ये जो सरकार की प्रायोरिटीज हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री जो शपथ लेने के बाद अपनी रूपरेखा निश्चित तौर पर देश के सामने रखेंगे, लेकिन जो चुनौतियां हम मानते हैं जिनको हमें तुरंत और तत्काल प्रभाव से, कोई उसकी समय सीमा तो मैं कह नहीं सकता हूं, वो तो अधिकृत तौर पर सरकार ही उसको कह सकती है, लेकिन चुनौतियां हमारे सामने जो हैं वो महंगाई को रोकने की सबसे बड़ी चुनौती है। चलिए, महंगाई को, भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए इस देश में प्रक्रिया प्रारंभ हो। कैप्टन अभिमन्यु, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि आज ही यूपीए सरकार ने लगभग जाते जाते रेल के किरायों में 10% की बढ़ोतरी की है। पिछले दिनों डीजल की कीमतों में 1 रुपए की बढ़ोतरी हुई। क्या यह हम अपेक्षा करें कि आपकी सरकार आने के बाद इनको वापस लेगी? सिलेबस से बाहर का सवाल पूछ रहे हैं अभी आप। आनंद जी, आपको अगर ध्यान हो तो चुनाव प्रचार के दौरान में भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और हमने अरुण जेटली जी ने अपने ब्लॉग के माध्यम से भी कहा कि जो सरकार जाते हुए कुछ नीति के महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है, उसको नैतिक अधिकार नहीं है, उसको संवैधानिक अधिकार नहीं है, और आने वाली सरकार को निश्चित तौर पर अधिकार होगा कि सरकार की उन नीतियों की समीक्षा करके देश हित में उन निर्णयों को एक प्रकार से उनको रिव्यू करके नए निर्णय ले। चलिए, राजीव रंजन, जरा राजीव रंजन को भी शामिल करते हैं। राजीव रंजन, पहले तो हमारी पूरी सहानुभूति आपके साथ है। 20 सीटों से आपकी पार्टी 2 सीटों पर पहुंची, तो सहानुभूति के हकदार तो हैं ही राजीव जी। लेने को तैयार नहीं है वो आपके साथ। देखिए अजीत अंजुम जी, सब
अजीत अंजुम जी, सबसे पहली बात तो आपके इस एग्जिट पोल ने ये जरूर भरोसा जगाया है कि 2004 और 9 की बार बार लोग दुहाई अब नहीं देंगे। अब एग्जिट पोल की विश्वसनीयता आपने पैदा कर दी है। अब जिन सवालों की ओर आपने इशारा किया, राजनीतिक दलों के साथ ऐसी परिस्थितियां होती हैं, कभी बड़ी जीत कभी पराजय, ये राजनीति में ये सिलसिला चलेगा। आज अगर हम हारे हैं तो कल बड़ी संख्या में सीटें जीत करके लौट भी सकते हैं। और अगर आपको स्मरण होगा तो विधानसभा चुनाव के ठीक पहले हम उपचुनाव में हमारी करारी शिकस्त हुई थी और प्रचंड जनादेश के साथ हम विधानसभा में हम लौटे थे। तो निश्चित तौर पर कई चुनौतियां हमारे सामने हैं, लेकिन जो मानक ने और हम ये मानते हैं कि जो चुनाव पास्ट की बजाय प्रेजेंट में रहिए और यहाँ से फ्यूचर जरा देखिए। हाँ राजीव जी मैं ये पूछना चाह रहा था, जाहिर है ये तो बहुत आसान सा जवाब है आपके लिए कि अब से पहले भी बहुत इस तरह की रुकावटें आई हैं, बुरा समय देखा है, उससे उभरे हैं, हार जीत चलती रहती है, बहुत जेनरिक से आंसर है। राजीव जी, ईमानदारी से दिल पर हाथ रखिए, देश आपको देख रहा है इस समय न्यूज 24 पर, ईमानदारी से बताइएगा, आज आपको इस सेल्फ गोल पर, जो आपने सेल्फ गोल किया था ये बीजेपी से रिश्ता तोड़कर, इसका दुख नहीं है राजीव जी अंदर ही अंदर? या सेल्फ गोल मानते हैं या नहीं? नहीं, देखिए हमें बिल्कुल पछतावा नहीं है और पूरी साफगोई के साथ मैं आपको एक बात बता रहा हूं, एक राजनीतिक पार्टी को अपने सैद्धांतिक प्रतिबद्धताओं के साथ जुड़े रहने का अधिकार है। देश के कुछ सवाल हैं, मैंने इसीलिए कहा कि आज जनादेश के इस महागढ़ी में उन परिस्थितियों की ओर हम बार बार नहीं ले जाना चाहेंगे जिनके कारण राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के 17 वर्षों का साथ हमें छोड़ना पड़ा था। चलिए लेकिन इतना जरूर हम कहेंगे कि उस छोड़ने के फैसले को जनता में हम तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाए और इसीलिए उस फैसले को वोट में तब्दील करने में हम असफल रहे। इसी सवाल को घुमाकर पूछ रहा हूं राजीव जी आपसे, आपने नरेंद्र मोदी के दंगों से जुड़े दागों को मुद्दा बनाया, बीजेपी से रिश्ता तोड़ लिया, लेकिन जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया है उसी मुद्दे पर। आपको सिर्फ 2 सीटें हैं और बिहार में बीजेपी की सीटें आप देख लीजिए। इसका मतलब यह हुआ आपने गलत मुद्दा उठाया, आपने ऐसा मुद्दा उठाया जिससे जनता इत्तेफाक नहीं रखती है, वो मोदी के साथ है, बीजेपी के साथ है, आपके साथ नहीं है इस मुद्दे पर। देखिए मानक जी, आपके सवाल बहुत चुभते हैं, जवाब थोड़े चुभेंगे आपको भी। 1975 में देश में आपातकाल श्रीमती इंदिरा गांधी ने लागू किया और स्वर्गीय गांधी के खिलाफ एक राष्ट्रीय आक्रोश का वातावरण बना, उनकी विदाई हो गई, लेकिन 1980 में वो फिर लौट करके सत्ता में आई, लेकिन उनके माथे पर जो आपातकाल का कलंक है वो आज तक नहीं मिटा। इसलिए मैं आज इस घड़ी में नहीं राजीव रंजन माफ करिए, राजीव रंजन उन सवालों को राजीव रंजन मुश्किल क्या है? एक मिनट प्रदीप सिंह जी, इनको जरा करेक्ट करें। राजीव रंजन मुश्किल आप लोगों की क्या है? क्या 25-30 साल के अतीत के विश्लेषण करने की बजाय अगर वर्तमान में रहे, जैसा मैंने कहा, भविष्य देखिए सर, जमाना बदल रहा है। अब वो जो कुर्मी कोयरी जातिगत राजनीति, मुसलमान को पटाओ और मोदी को गलियाओ, जनता ने इन सब चीज को खारिज किया। तो आपको यहां से समझ के नए सिरे से समझने की नए किस्म की राजनीति की शुरुआत है, वरना बीजेपी को अपने दम पर 284 सीटें देश में नहीं मिलती राजीव रंजन। तो इसका विश्लेषण करिए बजाय इसके कि अतीत के पन्ने पलटिए और उसके बाद उसमें अपनी जीत के बहाने खोजिए, बिल्कुल हार के कारण तलाशिए। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह लाल कृष्ण आडवाणी कभी हिंदुस्तानी पॉलिटिक्स के, इंडियन पॉलिटिक्स के सबसे कम्युनल आदमी थे, वो आपके लिए कम्युनल नहीं रहे। इसी तरह नरेंद्र मोदी के दंगों के दाग भी 12 साल पुराने हो गए राजीव जी। अजीत जी, मैंने यही कहा है कि कहीं ना कहीं अपने फैसले को जनता के बीच पहुंचा पाने में हमें कठिनाइयां हुई हैं और प्रचार का जो आक्रामक जो तरीका था भारतीय जनता पार्टी का, उसका सामना पार्टी नहीं कर पाई है। लेकिन उन प्रतिबद्धताओं को लेकर के कोई पछतावा आज भी हमें नहीं है और आगे भी हमारे संघर्ष का रास्ता। आपने एक बात कही, प्रदीप सिंह एक सवाल पूछेंगे। राजीव रंजन हो सकता है उस फैसले से पछतावा न हो, लेकिन 2 सीटें अगर जनता ने दी है तो कहीं न कहीं कुछ गलत किया, उसका पछतावा होना चाहिए। प्रदीप सिंह, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? राजीव रंजन जी, मेरा सवाल वर्तमान और भविष्य को लेकर है। इस जो वर्डिक्ट आया है, लोकसभा चुनाव के जो नतीजे बिहार के आए हैं, क्या आपको लगता है इसके बाद आपकी राज्य सरकार खतरे में है? प्रदीप सिंह जी, बिहार में हमारी जो सरकार है वो विधानसभा में एक प्रभावी बहुमत जिसके सहारे इस सरकार को हम चला सकते हैं, वो हम आज भी एंजॉय कर रहे हैं। और जो बाजार में जो चीजें फैलाने की कोशिश की जा रही हैं,
हम आपको ये जरूर यकीन दिलाना चाहेंगे कि बिहार में हम अपना कार्यकाल पूरा करेंगे और हम एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा है कि अभी 1-1.5 घंटे पहले टेलीग्राफ अखबार की वेबसाइट पर एक खबर कि आज कैबिनेट की मीटिंग में 3-4 मंत्री नहीं आए। रमई राम ने असंतोष जाहिर किया जिस तरह से टिकट बटे, जैसे कैंपेन चला। इस आधार पर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, जो लोग फैला रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। जवाब लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है प्रदीप सिंह जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और ये राजनीति में ऐसा चलता है, चुनाव के आखिरी 2 चरणों को प्रभावित करने के लिए राज्य में अस्थिरता का बार-बार अस्थिरता की बातें कही गई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लेकिन अब चुनाव चूंकि बीत चुका है, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि कहीं भी किसी भी राजनीतिक दल में असहमति और असंतोष होते हैं, लेकिन अगर नेतृत्व उन पर काबू पाता है तो निश्चित तौर पर नेतृत्व राजीव रंजन चलिए, नीतीश कुमार जी आज भी राज्य की अगुवाई करने के लिए राजीव रंजन, मुझे ब्रेक पर जाना है, 30 सेकंड में जरा बता दीजिए आप क्यों हारे? आपको जनता ने मटिया मेट क्यों कर दिया? पॉइंट टू बी नोटेड, मैं मटिया मेट शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि नीतीश कुमार मोदी विरोधी राजनीति के चैंपियन थे, इस आधार पर अलग हुए। 20 से 2 मटिया मेट होता है, क्यों कर दिया? 30 सेकंड, उसके बाद ब्रेक पे जाएंगे। राजीव रंजन, देखिए, पूरी तरह से ये एक रणनीतिक कौशल का इस्तेमाल भाजपा ने किया, इस लड़ाई को एनडीए बनाम यूपीए करके। अरे सर, जनता ने नाकामियों के खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला उन्होंने किया। जनता ने बुलडोज क्यों किया? जनता ने क्यों बुलडोज तो वही आपको कहा, जनता के बीच उस फैसले को हम पहुंचा पाने में हम असफल रहे हैं और हमारी पराजय की वजह वही है। बहुत ही अजीब सी बात है, बहुत ही अजीब सी बात है राजीव जी। बिहार में आपकी सरकार चल रही है, नीतीश कुमार वैसे तो बहुत अच्छी बातें करते हैं, बिहार की जनता में, अपने राज्य की जनता में वो ये संदेश नहीं पहुंचा पाए नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो मुद्दा उठा। तो मोदी सरकार बन गए, सिर्फ शपथ ग्रहण बाकी है, तैयारियां पूरी हो चुकी थी पहले ही, और तैयारियों की शुरुआत तब हुई जब न्यूज 24 टुडे चाणक्य ने अपने एग्जिट पोल में साफ साफ संकेत दिए कि बीजेपी को अपने दम पर बहुमत आ सकता है और एनडीए को 440 सीटें मिल सकती है। अभी जो तस्वीर है उसमें एनडीए को 334 सीटें मिल रही। कैप्टन अभिमन्यु, ब्रेक के पहले आप कुछ पूछना चाह रहे थे, बगल वाली विंडो में कुछ मायूस से राजीव रंजन है जो काफी सालों तक आपके सखा थे, अभी आपसे अलग हुए और उसका नतीजा जनता ने उनका हश्र किया, उनकी पार्टी का 2 सीटों पर सिमट गई है। कुछ कहना चाह रहे हैं कैप्टन अभिमन्यु? अजीत जी, राजीव जी हमारे मित्र हैं और हम उनका बड़ा आदर करते हैं, लेकिन आज मैं एक बात उनसे जरूर पूछना चाहूंगा। जब नीतीश बाबू ने भारतीय जनता पार्टी से अलग होने का निर्णय किया था, उस वक्त बहुत चुनौतियां दी गई थी कि भारतीय जनता पार्टी को बिहार में अपनी औकात का पता चल जाएगा। हमने बार बार एक ही बात कही थी कि इस प्रकार से गठबंधन को तोड़ना यह बिहार की जनता के साथ विश्वासघात है। भारतीय जनता पार्टी ने और जनता दल यू ने मिलकर के बिहार की जनता को कुछ वायदे किए हैं और हम अच्छी सरकार चला रहे थे, और अगर नीतीश बाबू जनता दल यू को अलग करना चाहते हैं तो उनको बिहार की जनता के पास वापस जनादेश के लिए जाना चाहिए। तो क्या आज जो जनता का जनादेश उनके सामने है, क्या वो आत्मनिरीक्षण करना चाहेंगे कि उनको बिहार की जनता के पास में अपने जनादेश के लिए फिर से जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? राजीव रंजन, अगर कोई नैतिकता है, एक मिनट जवाब राजनीति में, लोकतंत्र में ये नैतिकता ये अपेक्षा करती है राजीव रंजन जनता से अपने लिए स्वयं बिहार प्रदेश में भी जनादेश के बारे में पुनः विचार करें। देखिए कैप्टन अभिमन्यु, अभी इस जीत का जो असर है वो पूरे देश पर है, अगर आप पर है तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि हर पार्टी अपनी राजनीतिक दिशा तय करने के लिए स्वतंत्र है और बिहार में जो हमें मैंडेट मिला था, निश्चित तौर पर उस मैंडेट का सम्मान हमारी पार्टी ने किया और विकास के निरंतरता के लिए हमारी सरकार को बनाए रखने का फैसला किया। आपके अगर कार्यक्रमों को बिहार के जनादेश के साथ जोड़ा गया होता तो निश्चित तौर पर हमने विश्वासघात किया होता। अच्छा, लेकिन राजीव जी कह रहे हैं, राजीव जी में जब चुनाव लड़े तो नरेंद्र मोदी जी बिहार में नहीं आए। राजीव जी आप कह रहे हैं गुजरात के मॉडल की चर्चा हुई थी, ये पूरी तरह से बीजेपी जीत की खुमारी में है राजीव जी। लेकिन कैप्टन अभिमन्यु ये कह रहे हैं, सीधा सीधा सवाल ये है कि अगर आप वाकई
जनता के इस आदेश का, जनादेश का सम्मान करते हैं, आपको नैतिक आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि विधानसभा में आप बीजेपी के साथ मिलकर जीते थे। अब लोकसभा में साफ हो गया है, बीजेपी से रिश्ता तोड़कर आपकी कोई औकात नहीं है। जैसे कैप्टन अभिमन्यु कह रहे हैं, कैप्टन अभिमन्यु कह रहे हैं कि आप कह रहे थे कि बीजेपी को औकात पता चल जाएगी, वो ये कह रहे हैं कि अब आपको देखना चाहिए। मैंने वही कहा कि अभी ये अवसर है, वो अभी ये बात बोल सकते हैं, और निश्चित तौर पर जब पूरा देश सुन रहा है तो उससे अलग हट करके अभी बात कहने का अवसर नहीं है। अच्छा चलिए राजीव, इस जनादेश के विश्लेषण के साथ जब अगली बार हम बैठेंगे तो बहुत सारी बातें स्पष्ट होंगी। अरे सर, आज मैं कहना चाहूंगा बिहार की सरकार के स्थायित्व को लेकर राजीव रंजन आशंकाएं मत पैदा कीजिए। हम प्रभावी बहुमत के साथ सरकार चला रहे हैं राजीव रंजन, और ये सरकार चलाएंगे पूरी मजबूती से। राजीव रंजन, टेलीविजन पर विश्लेषण तो हम लोग और आपके साथ तो कम से कम 100 डिबेट हम कर चुके हैं। डंके की चोट पर आप विश्लेषण करते रहे, लेकिन असली विश्लेषण आपका जनता ने किया कि आपकी हैसियत को 20 से लाकर 2 पर खड़ा किया। तो विश्लेषण आप अपना करिए, आत्मचिंतन। मुझे लगता है कि आखिर चूक कहां हुई? प्रदीप सिंह, मुझे लगता है बिहार चूंकि अहम है, टोटलिटी में देखें, हम लोग पहले भी बात कर रहे थे, लालू यादव एक तरह से धूल धूसरित होना हम कह सकते हैं आज की तारीख में। दर्शकों को बता दें, जब टुडे चाणक्य न्यूज 24 का जो एग्जिट पोल आया तो लालू यादव के यहाँ हमारे संवाददाता ने फोन किया तो खबर ये आई, कुछ इस टोन में उनके यहाँ से कहा गया कि हम तो इंतजार कर रहे हैं, नतीजे आने दो, कोई भी न्यूज 24 का आए, हम इंतजार कर रहे हैं। तो लेकिन अब तो नतीजे आए। चूक कहाँ क्या हुई जिसकी वजह से सब कुछ छिन्न भिन्न बिहार में हो गया? नहीं, देखिए, एक तो नीतीश जी का मेरा मानना है कि कैलकुलेशन गलत था कि अगर वो नरेंद्र मोदी को मुद्दा बनाकर अलायंस तोड़ेंगे तो बिहार का पूरा मुसलमान उनके साथ होगा। उनको लगा था कि उन्होंने जो सोशल इंजीनियरिंग की हुई है उसमें अगर आरजेडी से एकमुश्त मुसलमान उनके साथ आ जाए तो विनिंग कॉम्बिनेशन बन जाता है। लेकिन हुआ ये कि मुसलमानों ने नीतीश जी का साथ देने के बजाय आरजेडी और कांग्रेस के अलायंस का साथ दिया, और उसके अलावा उनकी महादलित और पिछड़ी जातियों का जो समीकरण था वो बीजेपी ने तोड़ लिया। पासवान और उपेंद्र कुशवाहा और ये सब जो एक अच्छी सरकार चलाकर गवर्नेंस के फ्रंट पर इतना अच्छा काम करने के बावजूद, चूंकि ये लोकसभा का चुनाव था। प्रदीप सिंह, रोकना होगा, ब्रेक का वक्त है हमारा। बिल्कुल, एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं, लेकिन हमारी खास कवरेज जारी है। फिर से आपको बता दें, अगर आपने अभी अभी टीवी ऑन किया, खबर आपको मिली गई होगी, क्योंकि इस समय पूरे देश में यही लहर है कि नरेंद्र मोदी की सरकार बन चुकी है। जी हां, बनने जा रही है, जनता ने चुन लिया है, अब सिर्फ औपचारिकताएं बाकी हैं और बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाने जा रही है। जी हां, नरेंद्र मोदी ने यह साबित कर दिया है कि वही इस देश के अगले 5 साल तक सरकार रहेंगे। नरेंद्र मोदी की सरकार देश में बननी जा रही है। आज जबकि बीजेपी अपने दम पर बहुमत हासिल कर चुकी है और एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है, आंकड़े देखते रहिए। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहे हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार की शक्ल सूरत क्या होगी, उसका चरित्र और उसका चेहरा क्या होगा? शक्लो सूरत तय नहीं है, लेकिन अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं। नरेंद्र मोदी वडोदरा से एक बड़े अंतर से, 5 लाख से ज्यादा अंतर से, 5,70,000 वोटों से चुनाव जीते हैं। उसके बाद वडोदरा में जनता का शुक्रिया अदा किया, और जब वहां भाषण दिया तब उन्होंने कुछ इस तरह के हिंट भी दिए थे कि उनकी सरकार आगे काम क्या करेगी। पहले 6 करोड़ गुजरातियों की बात करते थे, अब कहते हैं कि सभी 125 करोड़ देशवासियों को साथ लेकर वो चलेंगे और सबके लिए काम करेंगे। अब सवाल ये कि उनकी सरकार में कौन कौन होगा। कल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इस्तीफा देंगे, नरेंद्र मोदी दिल्ली आएंगे, वाराणसी जाएंगे। कल बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है जिसमें कुछ फायरवर्क्स हो सकते हैं। जी, हो सकता है, और इसमें दर्शकों को बता दें 2-3 चीजें बहुत अहम है मानक उस हिसाब से देखें। अरुण जेटली, जिनका तय था कि जो सरकार में अहम 3-4 मंत्रालय है, डिफेंस, होम, फाइनेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, इसमें से कोई न कोई मंत्री अरुण जेटली बनेंगे, और अरुण जेटली अमृतसर से चुनाव हार गए। सवाल उठता, हारने के बाद भी राज्यसभा सदस्य, इसलिए हो सकता है मंत्रिमंडल में उनकी हैसियत पर फर्क न पड़े, लेकिन एक इकबाल पर सवाल तो जरूर उठा। बहुत सारे लोग ट्वीट कर रहे हैं कि डूसू के बाद, दिल्ली स्टूडेंट यूनियन के बाद सीधे लोकसभा चुनाव पहली बार लड़े और हारे, और बहुत बुरी तरह से हारे। अब सवाल उठता है किसकी क्या हैसियत होगी। प्रदीप सिंह भी हमारे सहयोगी साथ है, आनंद प्रधान भी, हम समझने की कोशिश करेंगे कैप्टन अभिमन्यु से भी, और उसके साथ सुषमा स्वराज ने जिस ढंग से कहा शुद्ध बीजेपी की जीत है, मोदी का नाम नहीं लिया। लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा कि एनालिसिस करने का वक्त है, एनालिसिस करेंगे हम कि नरेंद्र भाई का कितना योगदान है, आरएसएस के बाकी संगठनों का कितना योगदान है, और उन्होंने ये भी कहा कि भ्रष्टाचार, कुशासन और ये सब वजह है जिसकी वजह से जीते। अब समझना है कि सरकार में इन सब के बाद क्या इसका मतलब है। और एक सबसे दिलचस्प मानक बता दें, सुषमा स्वराज ने कहा शुद्ध बीजेपी की जीत है,
और क्या कोइंसिडेंस है या सुषमा स्वराज को रेस्पॉन्ड किया मोदी ने कि बड़ोदरा में 5 बार शुद्ध शब्द का इस्तेमाल किया प्रदीप सिंह बड़ोदरा इस संदर्भ में किया उसमें यह कहा कि आजादी के बाद पहली बार किसी गैर कांग्रेस पार्टी के अपने बल पर सरकार शुद्ध सरकार है। शुद्ध सरकार नहीं तो मैं ये कह रहा हूं चूंकि उस समय बहुत लोगों ने शुद्ध अचानक तो नहीं आया। नहीं ऐसा क्लियर है कि सुषमा स्वराज को जवाब मोदी के पास उनके बारे में की गई हर टिप्पणी का तुरंत उनको सूचना होती है और उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करते। ये पूरे इलेक्शन कैंपेन में हम लोगों ने देखा। थोड़ा संक्षिप्त मुद्दे पर आते हैं। तो सुषमा स्वराज ने कहा शुद्ध बीजेपी की जीत है, नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया, नरेंद्र मोदी ने शुद्धता की व्याख्या वहां कर दी बड़ोदरा में। तो अब हम सरकार पे अगर आते हैं, पहले तो ये कि मोदी ने उन्हीं को रिस्पॉन्ड किया, मान के चल रहे हैं, उनको अपने ढंग से रिस्पॉन्ड किया। अब आते हैं कि सरकार का चेहरा क्या हो सकता है, मानक जो अरुण जेटली की हम बात कर रहे हैं। अरुण जेटली को लेकर तमाम तरह के आकलन, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, सुषमा स्वराज को रक्षा या विदेश, यही 4 अहम है, इसलिए उसी में जो कुछ भी होगा उसी में होगा। और उसी में अब होगा कि सुषमा स्वराज के इतना कहने के बाद भी क्या उनकी वो अहमियत रहेगी। नहीं, मुझे नहीं लगता कि उनकी अहमियत उस तरह की रहेगी। उनकी और लाल कृष्ण आडवाणी की, दोनों लोगों की स्थिति आज के बयान के बाद उनकी स्थिति कमजोर होगी। क्योंकि देखिए, केवल नेताओं का मामला नहीं है, जिस तरह का मैसेज इससे बीजेपी के कैडर में गया है उसका भी नुकसान उन्हें उठाना पड़ेगा। और उनको इसके लिए, अगर मुझे लगता है कि अगर इस तरह का बयान दिया है तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए। और खास तौर से मुझे लगता है कुछ ग्राफिक्स भी हम अकेले 284-85 सीट आने के बाद कौन लोग मोदी के बाद वो 5 अहम कौन लोग होंगे जो मोदी की सरकार में जिनकी अहम भूमिका होगी। हालांकि हमारे कुछ पैनलिस्ट ने कल कहा था कि नरेंद्र मोदी की जो हैसियत है, कल तो नतीजे नहीं है, आज जो नतीजे हैं उसके मुताबिक जो हैसियत है, अपनी सरकार में 1 से 5 तक मोदी रहेंगे, 5 के बाद बाकी 5। तो हम बाकी 5 की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, कहने का मतलब ये हो गया कि चेहरे के नाम पर अगर अहम मंत्रालयों में वो अपने करीबी नेताओं को बैठा भी देते हैं तो भी अजीत जी आप क्या ये इंड कर रहे हैं कि पर्दे के पीछे से जो नरेंद्र मोदी कहेंगे होगा वही। खैर, इसका मतलब यही होता है। लेकिन ये देखिए, यहां पर ये देखिए, लगातार मोदी के बाद 5 कौन, ये आपको दिखा रहे हैं जो अटकलें चल रही हैं और जो सूत्रों से छन छन कर खबरें बीजेपी के अंदर से बाहर आ रही हैं। नितिन गडकरी अध्यक्ष भी बन सकते हैं, राजनाथ सिंह अगर सरकार में जाते हैं तो, और नितिन गडकरी को मंत्रालय भी दिया जा सकता है। यानी अभी सारे ऑप्शंस पर विचार विमर्श बीजेपी के अंदर किया जा रहा है। और कल जब बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी तो उसमें हो सकता है जरूर इस पर माथापच्ची होगी कि जो मोदी विरोधी रहे हैं और आज भी नतीजे आने के बाद भी मोदी विरोधी हैं, सुषमा स्वराज, लाल कृष्ण आडवाणी, उनको कितनी अहमियत सरकार में दी जाए। कैप्टन अभिमन्यु, सीधा सवाल आपसे यही है, सुषमा स्वराज, लाल कृष्ण आडवाणी जो खुले तौर पर मोदी प्रो मोदी नहीं है, उनको सरकार में क्या भूमिका दी जाएगी और क्या उनकी सुनी जाएगी या पार्टी तय करेगी, मोदी तय करेंगे? सिलेबस से बाहर का सवाल है। पहले तो मैं क्षमा चाहता हूं कि जिस प्रकार से आप अटकलें लगा रहे हैं और आकलन कर रहे हैं, उस आकलन को मैं पूरी तरह से खारिज करता हूं। भारतीय जनता पार्टी में श्रद्धेय आडवाणी जी हो, आदरणीय सुषमा जी हो, किसी भी प्रकार से मोदी जी के बारे में जिस प्रकार की आप बातचीत कर रहे हैं, कतई वो बात सच नहीं है। अरे सर, पूरी तरह से सच्चाई से दूर है। एक सेकंड कैप्टन अभिमन्यु, एक सेकंड, इससे पहले कि हम जो कह रहे हैं आप उसकी फैक्चुअल एक्यूरेसी पर ही सवाल उठा दें, आप कहें तो आपको सुनवा देते हैं। सुषमा जी ने आज क्या कहा है जीत होने के बाद? आडवाणी जी ने बधाई तक नहीं दी नरेंद्र मोदी को। आडवाणी ने कहा ये मोदी बीजेपी। एक सेकंड सर, अगर आपने सुना है तो प्लीज एक्यूरेसी पर सवाल मत उठाएं सर। हम सिर्फ ये कह रहे हैं आप एक्यूरेसी पर सवाल मत उठाएं। उसकी व्याख्या जी बोलिए। नहीं, एक्यूरेसी पर तो सवाल उठा सकते हैं, आकलन। ये कोई आपका फैक्चुअल है सर, नहीं है जो कहा है ये पर तो आप सवाल नहीं उठा सकते। आप मुझे कहने दीजिए। आप अपनी बात को 5 बार रिपीट कर चुके हैं, मुझे उसका जवाब देने दीजिए। आपको किसी भी कहे हुए शब्द और वाक्य की अपने तरीके से व्याख्या करने का अधिकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते जो हमारे नेताओं ने कहा है उसकी व्याख्या का स्पष्टीकरण देना, ये हम जानते हैं कि वो सच क्या है। आप अपने तरीके से उसका आकलन कर सकते हैं, लेकिन उस आकलन अगर हमको गलत लगता है तो हम उसको खारिज करते हैं। चलिए कैप्टन अभिमन्यु, कैप्टन अभिमन्यु, चलिए आप जो आडवाणी ने कहा, जैसा कि मानक ने भी कहा, आडवाणी ने जो कहा जरा आपको हम सुनाते हैं, उसके बाद जरा आप इसका आकलन हमें बताइए। एक मिनट जो आडवाणी जी ने जो बोला,
उस पर लोगों ने मोदी पर सवाल पूछने की कोशिश की। उन्होंने कहा आज इस पर कोई जवाब नहीं दूंगा, मैं पहले कई बार दे चुका हूं। और जो कहा आडवाणी ने, जिसमें कहा कि नरेंद्र भाई का कितना योगदान है, आरएसएस का कितना योगदान है, इसका डिटेल्ड एनालिसिस होना चाहिए कि ऐसे नतीजे क्यों आए। और इसके बाद यह भी कहा ये मतदान भ्रष्टाचार के खिलाफ है, कुशासन के खिलाफ है, परिवारवाद के खिलाफ है, मोदी के पक्ष में है। मोदी का नाम एक बार भी नहीं। और सुषमा स्वराज ने कहा शुद्ध रूप से बीजेपी की जीत है। चलिए अब आप बताइए। देखिए, आदरणीय आडवाणी जी ने जो बातें कही कि ये जनादेश कुशासन, महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ है, और किसी भी चुनाव के परिणाम के बाद में एक गंभीर राजनीतिक दल उसकी समीक्षा करने के लिए, जीत हो या हार हो, बैठता है ताकि इसके वर्तमान के अनुभव को भविष्य में उसका लाभ लिया जा सके। कैप्टन अभिमन्यु, आपने फिर अपने मतलब की चीज पकड़ी। वो जवाब एक मिनट, आडवाणी ने यह भी कहा है कि ऐसी सीटों पर हम जीते हैं जहां कभी पहले जीत नहीं हुई, तो डिटेल एनालिसिस होना चाहिए कि नरेंद्र भाई का कितना योगदान है और आरएसएस और बाकी का कितना योगदान है। मतलब नरेंद्र भाई का कितना योगदान है, ये असेसमेंट अभी करवाना चाहते हैं आडवाणी। और साफ कह रहे हैं कांग्रेस ने ये जो जीत है प्लेट में रखे बीजेपी को। कैप्टन अभिमन्यु जी, मैं एक एक बात का उत्तर आपको दूंगा। कांग्रेस ने अपने कुकर्मों के कारण से ऐसा वातावरण बना दिया कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में स्वाभाविक विकल्प के तौर पर जनता ने उसको स्वीकार करके समर्थन किया। अच्छा कैप्टन साहब, नंबर 2, किसी भी चुनाव के परिणाम के बाद में कोई भी गंभीर दलीय समीक्षा करता है कि किस किस बिंदु ने, किस किस एक्शन ने उस चुनाव के परिणाम में क्या भूमिका रखी, सिर्फ दो ही नेता है, सिर्फ दो ही नेता है कि इन सब बातों का एनालिसिस करना, सिर्फ दो ही नेता है जिनको ये एनालिसिस करने के लिए टाइम चाहिए। सर हम ये कह रहे हैं हमारा कोई परिवार का दल तो है नहीं, कैप्टन साहब सिर्फ इसी प्रकार से कार्यकर्ता तैयार होता है। कैप्टन अभिमन्यु, सिर्फ दो ही नेता है, लाल कृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज, जो कि अभी तक ये एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं कि ये जीत किसकी है। कोई कह रहा है कांग्रेस ने सेल्फ गोल किया है, जीत को प्लेट में रख के बीजेपी को दे दिया है, और सुषमा स्वराज कह रही है शुद्ध बीजेपी की जीत है। इसके अलावा सब कह रहे हैं मोदी की जीत है, मोदी की जीत है। नहीं, इसमें और दिलचस्प है कैप्टन अभिमन्यु, मानक में ही मैं जोड़ रहा हूँ। सब अपनी जगह ठीक है कैप्टन साहब, एक सब अपनी जगह ठीक है। कैप्टन साहब, जो मानक ने कहा उसी में जोड़ रहा हूं कि राजनाथ सिंह ने जब सुषमा स्वराज ने कहा शुद्ध बीजेपी की जीत है, और जब आडवाणी ने कहा कि अभी हम एनालिसिस करना चाहिए कि नरेंद्र भाई का कितना योगदान है, आरएसएस का कितना योगदान है, उसके बाद राजनाथ सिंह पार्टी प्रेसिडेंट का बयान आया कि मोदी की डायनेमिक लीडरशिप के आधार पर शानदार जीत हासिल हुई है, मोदी की लोकप्रियता और क्षमता को जनादेश मिला है। यह सीधा क्रेडिट राजनाथ मोदी का नाम लेकर देते हैं, और आडवाणी कहते हैं अभी एनालिसिस होना चाहिए। जाहिर है इसमें चीजें साफ है कैप्टन साहब, आपकी मजबूरी हम समझ सकते हैं, लेकिन जो चीज रिटन ऑन द वॉल है दोनों के बयान में, इसको आप कैसे झुठलाकर हमें कैसे गलत साबित कर रहे हैं कैप्टन साहब? मैं आपको गलत साबित करने का प्रयास नहीं कर रहा हूं। मैं इतना कह रहा हूं कि जितने भी हमारे नेताओं ने कहा सभी अध्याय को जोड़ लीजिए, वही भाजपा की किताब है, वही भाजपा की कार्य संस्कृति है। एक व्यक्ति बोलते हुए तमाम सब बातों को समावेश करते हुए बोले, ये आवश्यक नहीं होता है। चलिए ठीक है, जाहिर है आप तो यही बोलेंगे कि ज्यादा आप बोलेंगे भी नहीं। जैसा कि आज हमने एक शब्द हम लोगों ने आज से इजाद किया है कि सिलेबस से बाहर के सवाल कई बार हम लोग पूछ देते हैं किसी को, मैं समझ सकता हूं। जाहिर है आडवाणी के बारे में, मोदी के बारे में और राजनाथ सिंह के बारे में सिलेबस से बाहर के सवाल है। चलिए माना। इस बीच खबर ये आ रही है कि व्हाइट हाउस की तरफ से भी अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने नरेंद्र मोदी को बधाई संदेश भेज दिया है। ये वही अमेरिका है जो कि नरेंद्र मोदी को वीजा देने से इनकार कर चुका है, और आज तक उसने ऑफिशियली औपचारिक तौर पर यह नहीं कहा है कि उसने अपनी वो पॉलिसी बदल ली है। लेकिन अब जबकि नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तान की जनता ने एक प्रचंड बहुमत के साथ अपना प्रधानमंत्री चुन लिया है, अमेरिका को एक तरह से झुकना पड़ा है। ये इस तरह के फीलर्स तो कई महीनों से आ रहे थे, लेकिन अब जाहिर है बराक ओबामा का प्रधानमंत्री बनने जा रहे नरेंद्र मोदी को बधाई संदेश भेजना काफी कुछ कहता है। इस बीच आंकड़े आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, आप लगातार देख रहे हैं। न्यूज 24 ने सबसे पहले सुबह 8:30-9 बजे से ही आपको ये नतीजे, रुझान और नतीजे दिखाए हैं। बीजेपी शुरुआत से ही आगे चल रही है, कांग्रेस और यूपीए को बहुत पीछे छोड़ दिया है।
एनडीए 333 पर फिलहाल है और बीजेपी 272 के आंकड़े को अपने दम पर ही पार कर चुकी है। इसीलिए हम ये बात कर रहे थे यहां पर कि सरकार की सूरत अब जो नरेंद्र मोदी बनाएंगे क्या हो सकती है। क्या होगी? हाँ। आनंद प्रधान, कोई कमेंट आपसे, आपके हिसाब से नरेंद्र मोदी जब अपना मंत्रिमंडल बनाएंगे उसमें क्राइटेरिया क्या रहेगा, कौन कौन दिखाई देगा? मोदी के बाद पांच कौन? देखिए उसमें जो 2-3 सवाल सबसे महत्वपूर्ण हैं कि एक तो मंत्रिमंडल में अब अकेले दम पर बहुमत मिल गया है, तो क्या जो सहयोगी दल है, जो गठबंधन है, जिसमें 25 पार्टियां हैं और 25 पार्टियों का अपनी आकांक्षाएं हैं, क्या उनको जगह मिलेगी मंत्रिमंडल में? और जगह मिलेगी तो जैसे अब रामविलास पासवान जीत करके आ रहे हैं, अब क्या जो उनका स्टेटस रहा है, जिस तरह के कैबिनेट मंत्री रहे हैं, क्या अगर वो रेल मंत्रालय मांगे तो उनको मिलेगा? इस तरह के जो सवाल हैं अपने सहयोगियों के बारे में भी, साथ ही साथ पार्टी के अंदर भी 10 साल बाद जब सत्ता में लौट रहे हैं तो इनके यहां भी नेताओं की, एक आप कहते रहे हैं कि हमारे यहां नेताओं की कमी नहीं है, हमारे यहां नेताओं की कमी नहीं है, जीत कर आए। बिल्कुल आनंद जी, और जैसे सुषमा स्वराज 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीत के आ रही है। जहां तक सहयोगियों का सवाल है, अगर बीजेपी 200 पर होती तो उनकी डिमांड अलग होती। बिल्कुल 285 पर वो कुछ मांगने की स्थिति में नहीं है। नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि वो मांगने की स्थिति में ना हो, लेकिन मांगेंगे नहीं ऐसा नहीं है। अब अगर आप मांगेंगे, जाहिर है मांगेंगे, लेकिन देखिए सवाल ये है कि वो जो मांगेंगे, मांग 200 पर होती, 285 पर वो मांग भी नहीं रहेगी, उनकी मांग में भी उसका भी स्तर गिरेगा। लेकिन अब सवाल तो ये उठेगा ना कि जैसे बार बार आनंद प्रधान, एक मिनट, प्रदीप सिंह, फिर चलिए हम यही असेसमेंट करते हैं, क्या अरुण जेटली की सेहत पर, राजनीतिक सेहत पर, सियासी सेहत पर, सरकार में हैसियत पर अमृतसर से हार का कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, उनके ऊपर एक साइकोलॉजिकल असर पड़ेगा, एक सेटबैक है उनके लिए, उनके पॉलिटिकल करियर के लिए, कि पहला लोकसभा चुनाव लड़े, हार गए, बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाई, हाँ। दिल्ली से 500 किलोमीटर दूर गए, सिद्धू को वहां से रुखसत किया और हार गए। तो और उनके जो पार्टी में विरोधी या प्रतिद्वंदी हैं वो एक तरह से ताना कस सकते हैं, वो व्यंग कर सकते हैं कि चुनाव हार कर आए हैं, लेकिन उनकी जो पार्टी में स्थिति है, नरेंद्र मोदी से जो संबंध है, उसके कारण सरकार में उनकी हैसियत कम नहीं होती। और वैसे भी जेटली जी का जो एक इमेज उनकी एक रही है, वो यही रही है कि वो कभी भी मास लेवल नेता रहे नहीं। हाँ। उनकी जो एक्सपर्टीज है वो दूसरी तरह की है और पार्टी में हमेशा उसी का इस्तेमाल उसी तरह से होता रहा है। तो बहुत दिलचस्प है ना कि दूसरी तरह की है, मतलब आप स्ट्रेटजी बनाते हैं, जिताते हैं, मैनेजर है, मैनेजर है, जो मैनेजर है वो खुद अपनी कंस्टिट्यूएंसी को मैनेज नहीं कर पाया तो और बहुत बड़ी बात है। लेकिन आनंद जी कैसे बोल रहे हैं मुझे पता नहीं। प्रकाश करात ने कितने चुनाव जीते हैं? नहीं, प्रकाश करात ने एक भी चुनाव नहीं लड़ा। क्यों नहीं लड़ते? नहीं, चुनाव लड़वाते हैं। जैसे देखिए, कैडर बेस्ड पार्टी में हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो मास पॉलिटिक्स उस तरह से नहीं करते, पर वो तो उनका उपयोग, उनकी वो प्रतिभा का उपयोग दूसरी तरह से होता है। नहीं, वो चुनाव लड़ने गए और उस चुनाव लड़ने के बावजूद ठीक है आपकी बात, चुनाव हार गए, ये तो पता है। बात ये कर रहे हैं कि इसके कारण उनकी स्थिति एक पॉलिटिकल, वो एक तरह का पॉलिटिकल, आप भूल जा रहे हैं, पॉलिटिकल लेजिटिमेसी हासिल करने के लिए गए थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह भी लोकसभा का चुनाव लड़े थे और हार गए थे, तो इसलिए मैं कह रहा हूं वो 10 साल प्रधानमंत्री रहे। प्रदीप जी, इसके कारण उनको कभी पॉलिटिकल लेजिटिमेसी नहीं मिल पाई। वो अलग बात है। उसी तरह से जो पॉलिटिकल लेजिटिमेसी का सवाल है, नहीं बनने जा रहे हैं। नहीं, पॉलिटिकल लेजिटिमेसी का जो सवाल उठा रहे हैं बार बार, अगर वो नहीं है तो निश्चित तौर पर मंत्रिमंडल में लिए भी जाते हैं, तो आज उनके लिए मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी को लेना उनके लिए आसान है। अरुण जेटली से बाहर निकलते हैं, अरुण जेटली से थोड़ा बाहर निकलते हैं, सरकार के बाकी चेहरों पर भी बात करते हैं। आनंद प्रधान जी, प्रदीप सिंह, फिर हम बार बार, चूंकि लोगों की दिलचस्पी इसमें जरूर होगी कि बाकी कौन, और 5 नाम नीचे की भी बात करें तो कुछ नाम कयास, जैसे एक अर्जुन मेघवाल है शायद, जो 5वीं बार जीत के आ रहे हैं, स्मृति ईरानी है, असम से लोग आ रहे हैं, पश्चिम बंगाल से हो सकता है रिप्रेजेंटेशन एक दिया जाए पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर से जिसने गुलाम नबी आजाद को हराया है, उधमपुर से जिन्होंने गुलाम नबी आजाद को हराया। क्या चेहरा देखते हैं सरकार का? नहीं, कई लोग, जैसे दिल्ली से डॉक्टर हर्षवर्धन मंत्री बनेंगे, ये लगभग तय माना जा रहा है। वरुण गांधी भी काफी आजकल चर्चा में है। वरुण गांधी मुझे नहीं लगता कि मंत्री बन पाएंगे। उमा भारती मतलब वो भी एक मुश्किल है पार्टी के सामने कि उनको मंत्री बनाएं, संगठन में इस्तेमाल करें। या बीजेपी के सामने अब बहुत बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश की आने वाली है। उत्तर प्रदेश में कोई लीडरशिप नहीं है स्टेट में,
तो उमा भारती को एक बार प्रोजेक्ट कर चुके हैं, तो क्या वहीं रखेंगे या नहीं? उसके अलावा मंत्रियों में जो लोग पिछली सरकार में मंत्री रहे हैं, सर मैं शाहनवाज हुसैन इसीलिए याद कर रहा था, वो भी अपना चुनाव हार गए। शाहनवाज हुसैन चुनाव हार गए, वो 5,000 वोट 9,000 वोटों से पीछे हैं, वो लगभग हारने के कगार पर है। शाहनवाज हुसैन पीछे चल रहे हैं और वो कैबिनेट मंत्री होते थे वाजपेयी सरकार। लेकिन क्या अभी भी कोई कैबिनेट रास्ता स्तर तक मुस्लिम फेस के नाम पर शाहनवाज हो सकता है उनको राज्यसभा से ले आए और उससे पहले मंत्री बना दें। राजीव प्रताप रूडी, राजीव प्रताप रूडी, जाहिर है राजीव वो प्रताप सारण से रूडी हराकर आ रहे हैं और पहले भी मंत्री रहे। पहले राजीव प्रताप रूडी, रविशंकर प्रसाद, ये ऐसे लोग हैं जिनका मंत्री बनना लगभग तय। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं अरुण शौरी की भी वापसी हो सकती है। अरुण शौरी को नरेंद्र मोदी से उनके जो संबंध हैं उनके आधार पर कहा जा रहा है कि वो लाएंगे। अच्छा, पार्टी नहीं चाहती। इसमें थोड़ा सवाल को हम बदलते हैं, कौन नहीं बन सकते हैं? आडवाणी जी का आपको पता ही है कि नहीं बन सकते हैं। जोशी जी मंत्री बनेंगे। अच्छा, और HRD मिनिस्टर बनने की ज्यादा संभावना। सुषमा स्वराज का आज के बाद मुझे वो खुद भी कह चुकी हैं कि नहीं जाना चाहती, हालांकि कोई ऑफिशियली उनका इस तरह का स्टेटमेंट नहीं है। अनंत कुमार और वेंकैया नायडू के बारे में मुझे शक है कि वो मंत्री बनेंगे। उसी तरह से अनंत कुमार को लेकर थोड़ी दुविधा होगी, क्योंकि अनंत कुमार को आडवाणी जी के कैंप से बाहर निकालने के लिए उनको क्या आश्वासन दिया गया था मुझे एक मनोहर पर्रिकर को लेकर कई बार होती है बात की। देखिए, दो लोग, मनोहर पर्रिकर और रमन सिंह, छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं, इन दो लोगों के बारे में बात होती है। लेकिन अब सवाल है कि नरेंद्र मोदी कैसे सोचते हैं, उनके बारे में क्या उनकी राय। दोनों के बारे में मालूम है कि नरेंद्र मोदी के करीबी हैं, दोनों अपने अपने राज्यों में अच्छा काम कर रहे हैं, दोनों की एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की छवि है। और प्रदीप जी, उसमें यशवंत सिन्हा का भी हमें याद रखना चाहिए। यशवंत सिन्हा खुद चुनाव नहीं लड़े, उनके बेटे लड़े, वो चुनाव जीत गए। तो यशवंत सिन्हा की आप क्या भूमिका देखते हैं? क्योंकि देखिए, वैसे अगर आप नजर डालिए बीजेपी में अभी जो लोग हैं, मतलब जो लोकसभा में चुनकर आएंगे या राज्यसभा में हैं, उनमें यशवंत सिन्हा से बेहतर विदेश मंत्री के लायक कोई है नहीं। तो क्या आपको लगता है वो बनेंगे कि नहीं बनेंगे बता नहीं, क्योंकि वो शुरू में ही पार्टी में सबसे पहले नरेंद्र मोदी को लाने की वकालत करने वालों में भी यशवंत भी कर चुके हैं, वो दोनों काम कर चुके हैं।